हेलो माय फ्रेंड। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पूर्वालोकन सीरीज में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत एक और टॉपिक जिसका नाम है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में तो हम थोड़ा बेसिक आइडिया इसके बारे में ले लेते हैं। बेसिक आइडिया तो हम स्टार्ट कर रहे थे कि पारितंत्र में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो ऊर्जा, एनर्जी, तो पृथ्वी पर जो एनर्जी का मेन सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन। सन से हम एनर्जी लेते हैं। आप लोग देखते हैं एनर्जी हमें हम तक सन की डायरेक्टली आती है और एक इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हम सन से एनर्जी हम तक पहुंचती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो भोजन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे छोटे मोटे जो जीव हैं, हिरन हैं, बकरी हैं, इस तरीके के जो घास खाने वाले जानवर हैं, वेजिटेबल्स खाने वाले जानवर हैं, उन पर निर्भर करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो हमारे पूरे इकोसिस्टम में इसी तरीके से ऊर्जा का प्रभाव होता है। सन से ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक आवर प्लांट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो मनुष्य भी, जो ह्यूमन है, वो भी वेजिटेबल्स खाता है, उसके थ्रू वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर इन मनुष्य से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कार के थ्रू फिर से वो कन्वर्ट हो जाती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस प्रकार से पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है। तो एक चैन को हम इसको देखें, इस साइकिल को देखें, तो सन से हमने एनर्जी किसको मिली, एक प्लांट्स ने ली और उसने प्रोड्यूस किया खाना, मतलब एक तरीके से ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस किए, उनको ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूमर्स से कंज्यूम किया। जब कंज्यूमर्स मरे तो फिर वो डिकम्पोज होंगे तो फिर एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, जो मिनरल्स हैं सॉइल में, मिनरल्स के रूप में डिकम्पोजर द्वारा सॉइल में कन्वर्ट होगी। फिर वो एनर्जी अगेन पौधों के जरिए हम तक आएगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा का फ्लो पूरे इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में होता है। तो इसी पे क्वेश्चन अब देख लेते हैं, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकाय में एक इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राथमिक सोर्स क्या है। तुम सब जानते हैं पृथ्वी पर सूरज नहीं होता तो यहाँ पर जीवन संभव भी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे लिए जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो है सन। तो सीधा है, सौर ऊर्जा हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है ऊर्जा का। ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आता है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रेरक बल होता है। जो इकोसिस्टम का एक जो प्रेरक बल है वो बल कौन सा है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से ही सारे जीवन चक्र की जो भी फूड साइकिल है वो पूरी एनर्जी और पदार्थ के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमें कॉन्सेप्ट भी पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है, सौर ऊर्जा। जो एक प्रेरक बल है जो उसको इनिशिएट करता है किसी चीज़ को, वो क्या है, सौर ऊर्जा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है कि जो जैव मंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है, बायो स्पीयर में, जो हमें इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रभाव है एक दिशा में होता है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता है। ओके, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्ष क्षय घटता जाता है। और इसका लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रगामी बढ़ते पोषक स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। पीसीएस 2015 में री एग्जाम में पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा कि जैवीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होता है, वन वे होता है। ठीक है,
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हम इसका जो व्याख्या दी है उसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैव मंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शनल होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकीय तंत्र प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा क्या है? एक तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट है किसका? पर्यावरण का। इससे किस में कन्वर्ट हो जाता है? हम प्लांट्स के थ्रू, बायोटिक प्लांट्स के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है? में मूव करता है, फिर उससे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से इसका फ्लो होता है एनर्जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्तर पर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा का जो फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। आप समझिएगा, जब एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, वो मतलब फॉर्म एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप ये समझिए कि एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में ऊर्जा मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, तो किन्हीं किन्हीं लॉसेस होते हैं उस फ्लो में। तो उस फ्लो में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो वो लॉसेस के कारण क्या होगी? एक स्तर से जब दूसरे स्तर में ऊर्जा जाएगी तो ऊर्जा का कुछ ना कुछ कम मात्रा में पहुंचेगी। जैसे हम पूरा खाना खाते हैं तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से कंपोज करता है, डिकम्पोज करता है, पचा लेता है, तो हम उसमें से 100% वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ चीज़ें वेस्टेज के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि ऊर्जा का एक स्तर से जब दूसरे स्तर में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें कुछ मात्रा घट जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किनको है? शाकाहारियों को, मांसाहारियों को, सर्वाहारियों को, अपघटक को। तो उच्चतम जो इकोसिस्टम में जो हाईएस्ट पोषण स्तर, जो न्यूट्रिशंस लेवल सबसे ज़्यादा किसमें होगा? सर्वाहारी को। सर्वाहारी सब कुछ खा रहे हैं तो उनके पास जो इनपुट्स है, जो ऊर्जा का इनपुट आ रहा है, वो वेजिटेबल्स से भी आ रहा है, वो मीट प्रोडक्ट से भी आ रहा है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से भी आ रहा है। तो इस प्रकार से जो ओमनीवोरस हैं उनमें पोषण स्तर सबसे अधिक होगा। ओके, क्योंकि आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं जिसमें सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? कौन सा ऐसा हमारा इकोसिस्टम है जिसमें जो जीव भार का मतलब जो बॉडी मास है उसमें उल्टा हो जाए? वो कौन सा तंत्र होगा? ऐसा कहाँ होगा? ऐसा केवल और केवल तालाब में होगा। कैसे? अभी आप जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को, तो हम यहाँ पे जो जीव भार, जो बायोमास का जो पिरामिड बनता है उसको हम देखते हैं। तो हम नॉर्मली स्थल मंडल वाले में देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, देन कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर। इस प्रकार से हमारा एक पिरामिड नीचे से बेस सबसे बड़ा, फिर बड़ा, छोटा, छोटा, ऐसे करके चलता है। लेकिन तालाब का जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पर ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जो जीव भार के रेखा चित्रणीय रूपांतरण को हम बायोमास का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब है, समुद्र है, में जीव भार का या बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, मतलब इन्वर्टेड। कैसे इन्वर्टेड होगा वो देखिएगा। जीव भार, तो आप इसमें देखिएगा जो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन सबसे उसकी प्राइमरी कड़ी है। तो प्राइमरी कड़ी का अगर उसका बायोमास निकालें
तो जो लास्ट की कड़ी होगी उसमें, जिसमें हम शार्क मछली और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, एल्गीज, ये सब देखते हैं, तो उनका बायोमास जो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से क्या होगा, डेफिनेटली उनके, हेलो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जीव जो बायोमास का पिरामिड होता है, उसमें हम अगर सीधा पिरामिड देखते हैं तो हम वो स्थल मंडल पे जो इकोसिस्टम होता है उसमें देखते हैं, जहाँ पर ग्रास लैंड है, वेजिटेबल्स हैं, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर उससे ऊपर तुम्हारे सेकेंडरी हैं, फिर ओमनीवोर्स हैं, इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको अगर बायोमास के पिरामिड के तौर पे देखें, तो जो तालाब है, जो समुद्र हैं, ये मतलब एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होते हैं, उनका जो बायोमास के अकॉर्डिंग जो उनका जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या अगर बायोमास के कंपेयर की जाए तो कम होती है, उससे ऊपर जो उस पर डिपेंडेंट्स जो कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमास ज़्यादा होता है, उन पर भी डिपेंडेंट जैसे सार कार के तमाम समुद्री जीव का बायोमास कंपेयर टू द इट्स प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा, तो ये उल्टा हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तालाब या कोई भी एक्वेटिक या जलीय इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बायोमास जीव भार का पिरामिड के आधार पर उल्टा हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन अगला देखिएगा, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। अब आप थोड़ा सा ये समझिएगा चीज को, अब मैं इसमें देखिएगा, गहरे सागर, पेयरी, पतझड़ी वन और टैगा, तो किस पर्यावरण में जो जैव द्रव्यमान का जो वार्षिक उत्पादन है वो सबसे कम होगा, कहाँ होगा सबसे कम, तो डेफिनेटली कहाँ होना चाहिए, गहरे सागर में होना चाहिए। गहरे सागर में क्यों होता है, पेयरी तो आप जानते हो, जो ग्रासलैंड, ऊंची ऊंची ग्रासलैंड होती है, दैट इज कॉल्ड पेयरी। पतझड़ी वन कौन से होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, मानसूनी वन, वो सब क्या करते हैं, पतझड़ी वन होते हैं। टैगा जो हाई लैटिट्यूड्स अक्षांशों पे मिलता है उसे टैगा कहते हैं। तो गहरे सागरों में जो वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादित होता है ड्यू टू वहाँ जो प्रोड्यूसर्स, मतलब सनलाइट भी नहीं है एक तो कैसे प्रोड्यूस ज़्यादा हो चीज़ें हो पाएंगी, वहाँ कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की बात की है, तो ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं और साल भर ये एरिया हरा भरा रहता है। तो इसका उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल और सबसे ज़्यादा इसका द्रव्यमान होगा, जैव द्रव्यमान उष्ण कटिबंधीय वन में, वर्षावनों में सबसे ज़्यादा, और गहरे समुद्रों में जहाँ प्रोडक्शंस लगभग नगण्य हैं सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गहरे सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन देखिए गया, पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित का अनुक्रम सही है। ऐसा कौन सा है जिसमें उत्पादकता घटती है, ठीक है। तो आप सब घटते क्रम में पूछा है उसने, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा किस में होती है, घटती उत्पादकता के प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मैनग्रोव में, फिर ग्रासलैंड, फिर झील, फिर महासागर। ओके, तो उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बेस डिटेल्स में हम अपने पर्यावरण और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, तो हम जिन चीज़ों को समझते हैं, मैनग्रोव में ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि उसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ग्रास लैंड जो होते हैं उनकी, फिर झीलों की, और सबसे इस अगर सीरीज में देखें सबसे कम जो उत्पादकता होगी वो महासागरों की होगी। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा
उत्पादकता मैंग्रोव की, उसके बाद ग्रासलैंड की, फिर झील की, फिर महासागर की। अब हम इसमें इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के अंतर्गत हम जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बायोनोमिक्स जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसका जीवन का प्रबंधन है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल हो सकता है। ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो उन चीज़ों पर ये फोर्स देता है, उन चीज़ों को वैल्यू देता है जो मानव के सिस्टम्स को इफेक्टेड करते हैं। और इसका ज़्यादातर सिनोनिम्स किससे लिया जाता है? पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोसिस्टम से। इसका बायोनोमिक्स का हम ये उसका ये पर्यायवाची है। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द में बायो और नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का मतलब तो जीव है, जीवन से, जबकि नोमिक्स शब्द की ड्राइव जो हुआ है वो नियम से, लॉ से है। इस प्रकार बायोनोमिक्स शब्द का अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। जैव वानिकी इकोलॉजी का पर्याय ही है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों को बल देता है और जो मानव तंत्रों के लिए को प्रभावित करते हैं उन बातों को ये वैल्यूज देता है। तो आंसर हमारे क्या क्या हो जाएंगे इसके लिए? पहला, पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या है? पर्यायवाची है। तरीके से पारिस्थितिकी इकोलॉजी का ही एक रूप है और ये उन बातों को बल मूल्य देता है, उन प्राकृतिक तंत्रों को मूल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय घटकों, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकीय पद छाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। ओके, फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की गई है। तो पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा, घटक कौन? बायोटिक और अबायोटिक, जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली, जो उसकी एक लाइफ स्टाइल है, उसको सुचारू रूप से चला सके, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं मानव कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, हम मापन भी इसके अंतर्गत करते हैं। तो मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे? वो कहेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर वहीं से क्वेश्चन पूछा, 2012 में क्वेश्चन आया था, इसी को घुमा के पूछ लिया उसने क्वेश्चन कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पद छाप के माप की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो भूमंडलीय हेक्टर। 2016 आर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगी? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या होगी? भूमंडलीय हेक्टेयर होगी। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? अब आप लोग बहुत बार एक क्वेश्चन समझते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि जो उत्तर प्रदेश में एक यूपीलिप्टिस या इसको सफ़ेदा के नाम से हम जानते हैं, एक ऐसा पौधा होता है जो पानी को खींचता है, तो आसपास के जो और पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए पानी की कमी कर देता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल को डाउन कर देता है। तो आसपास के और जो उसके आसपास के जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं और जो भी चीज़ें हैं वो उससे अफेक्टेड होने लगती हैं। तो डिजर्टिफिकेशन को इंक्रीज करता है। तो ये डेफिनेटली इकोलॉजी या इको सिस्टम का लिए मित्र नहीं हो सकता है। इट द आंसर इज बी। ओके, सेकेंड इज, दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र कहलाते हैं। अब आप देखिएगा, जब हम कम्युनिटी और हमने जब आपको पढ़ाया था इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद आपके फैमिली, पॉपुलेशन पढ़ाया था, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद हमने
इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ऐसे करके हमने पूरा आपको एक साइकिल बताई थी पूरे, हमने इन्वार उसकी इकोलॉजी की। तो दो समुदाय जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो डिफरेंट टाइप के समुदाय हैं, तो आपस के साथ मिलेंगे तो एक एक ट्रांजिशन क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिस वो ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेंगी। आप कभी कभी देखते हैं कि डिजर्ट है, डिजर्ट के पास ही एक हरा भरा क्षेत्र है, जब उसके आसपास ऐसा क्षेत्र होगा, नदी बह रही है और थोड़ा सा ग्रीनरी है उस क्षेत्र में, तो उसके आसपास एक ऐसा दलदली क्षेत्र क्रिएट होगा जिसमें उन दोनों क्षेत्रों की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, उस पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा उस क्षेत्र में, किस चीज़ का, कंपटीशन का। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी वही क्षेत्र होगा। तो ऐसा क्षेत्र कहलाता है इकोटॉन। दो समुदायों के जहाँ दोनों समुदाय मिलते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं इकोटॉन। तो आंसर क्या होगा, इकोटॉन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? आर्नीज नेस, आर्नीज नेस ने। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, एपी ऑडम्स ने, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, एपी ऑडम्स ने हमें किस चीज़ के बारे में बताया था? वो देखो यहाँ पर 2014 के यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑडम जी ने एक हमें अनुक्रमण वाली जो कॉन्सेप्ट था उसको बताया था, जहाँ हमने आपको नवीनीकरण, जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं के बारे में बताया था, तो वो ऑडम जी ने ही दी थी, तो वहाँ से पूछ लिया। तो इस तरीके से हमें एक एक करके ऑप्शंस को भी कभी कभी देखते हुए चलना चाहिए जब हम पूरा PYQs को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। ईपी ऑडम्स ने हमें जैविक अनुक्रमण, बायोटिक सीक्वेंस के बारे में बताया। इसमें नगरीकरण, प्रवास, अस्थापन प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण को एक एक करके उस अनुक्रमण को बताया था पूरा, एपी ऑडम्स ने। और इसका आंसर डीप इकोलॉजी का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया था किसने? आर्नीस नेस ने 1973 में। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इट्स द F.E. क्लेमेट्स। माइक्रो क्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेट्स ने किया था। अब देखो, ये 2014 का PYQ है। अगर आप F.E. क्लेमेट्स को कवर किए होते तो 2021 के RO में क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए PYQ सारे सब्जेक्ट्स के बहुत ज़रूरी हैं। UPPCS और कोई भी स्टेट एग्जाम को देते समय हमें इन पे बहुत ही फोकस होकर इनको सॉल्व करना चाहिए। अब मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? F.E. क्लेमेट्स। तो आप लोगों के लिए काम है कि CC पार्क कौन थे, या S.J. गूल्ड कौन है, D.V. अगर कौन है, इनसे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आया है, पारिस्थितिकीय निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। तो यहाँ पे डार्विन तो आप जानते ही हो, डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ग्रीनेल ने पारिस्थितिकीय निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। नीच सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीनेल ने 1917 में। माइक्रो हैबिटेट, तो एपी ऑडम फिर यहाँ पे आ गया, 2005 पीसीएस से पूछा गया था। आप यहाँ से सीसी पार्क के बारे में आप डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। जब भी आप कहीं भी पेड़ पौधों और डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो, पेड़ों की कटाई हो रही हो और उससे रिलेटेड कोई आंसर लिखने को आ जाए, तो आपको चिपको आंदोलन के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे मेघा पाटेकर जी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसी प्रकार एपिको आंदोलन के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा।
मैं ट्राई करूँगा कुछ चीज़ें इसमें बता पाऊँ आप लोगों को। जैसे एपिको आंदोलन ये क्या था, कर्नाटक में हुआ था, साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ था। इसमें पांडुरंगा हेगड़े साहब थे, उन्होंने 1983 में पेड़ों को आलिंगन किया था। एपिको आंदोलन है। इसमें जो जंगल कर्नाटक में काटे जा रहे थे उनको बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर जी ने किया था। जब इसमें हमने सरदार सरोवर बांध बनाया था तो वहाँ के आसपास के बहुत सारे गांव क्या थे, पानी में सबमर्ज हो गए थे, और इसके लिए फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेघा पाटेकर जी आगे आई। इंडियन सोशल मूवमेंट था 1985 में। बाबा आमटे जो सरदार सरोवर बांध से जुड़े हुए थे 1991 में, इसी से जुड़ी हुई थी मेघा पा, पाटेकर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सबको आप देखिएगा। ये चिपको आंदोलन कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है उत्तराखंड के वनों से 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। ऐसे एपिको आ जाएगा तो एपिको आंदोलन किससे विरुद्ध था? वन कटाई, वो भी जंगलों की कटाई से। ठीक है, इस तरह आज का ये सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलेंगे, और इसी तरीके हम धीरे धीरे पूरे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन 10 to 15 डेज में।